नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जेनजी ने आखिर कितना सियासी नैरेटिव बदला है? क्या इसमें विपक्ष की भी दाल गल पाएगी? इसमें देखिए कोई शक नहीं कि बीजेपी अभी भी भारत की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। उसके पास बड़ा संगठन है, बड़े संसाधन है और एक मजबूत चुनावी क्षमता भी है जो समय समय पर देखी भी जाती है। इसलिए उसके राजनीतिक अंत की भविष्यवाणी करना तो बेतुका होगा और जो लोग सोच रहे हैं ये सोचकर सोते हैं कि सुबह सरकार गिर जाएगी, उनके लिए भी अभी इंतजार उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन नए माहौल में बीजेपी पहले की तुलना में थोड़ा कमजोर जरूर दिख रही है और चुनौतीपूर्ण स्थिति भी आ चुकी है। वहीं इस समय आए अचानक बदलाव से सभी राजनीतिक दलों के लिए गंभीर चुनौती सामने आई है। ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, सिर्फ ये बीजेपी के लिए नहीं है, सभी राजनीतिक दलों के लिए एक ही चुनौती सामने आई है जो बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में तो पूरी तरह से कामयाब रही। इधर विपक्षी दल जिनमें कभी किसी की दाल नहीं गल रही थी, उनको भी एक ऐसा मौका मिल गया है जो उनके लिए कहा जाए कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। वो इस नवनिर्मित माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से जो बदलाव आया है सियासी माहौल में, देश में, विपक्ष सोच रहा है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। राहुल गांधी ने काले कपड़ों के साथ विरोध जताया, जबकि 27 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के माहौल को उन्होंने भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी विपक्षी दल इस आंदोलन का सर्वे सर्वा नहीं बन सकता, इस आंदोलन का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये आंदोलन सोशल मीडिया से जुड़े उन लाखों युवाओं का है जो किसी एक पार्टी के नियंत्रण में नहीं है, किसी एक पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। सरकार भी इस आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पाई और इस्तीफा देना पड़ा। यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था, किसी जाति का आंदोलन नहीं था। इसके पहले हम लोगों ने देखा बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए सड़कों पर, रेलवे लाइन को रोक करके, कभी जाट आंदोलन, कभी गुजर आंदोलन। ये आंदोलन लेकिन अलग तरह का था। सोशल मीडिया के जरिए लाखों युवाओं का गुस्सा सामने आया। जिस तरह से कोई राजनीतिक संगठन इस तरह का आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता, उसी तरह से इसे कोई भी राजनीतिक दल नियंत्रित भी नहीं कर सकता। अमेरिका से लेकर जापान तक दुनिया भर में युवा इस समय आर्थिक सुरक्षा को लेकर, तेजी से बदलती टेक्निक को लेकर, नौकरी के घटते अवसर को लेकर, अनिश्चित भविष्य को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां बड़े अवसर पैदा कर रहा है, वहीं रोजगार को लेकर उन्हें डर भी सता रहा है। ये चिंताएं किसी धर्म को लेकर नहीं है, किसी विचारधारा को लेकर नहीं है, देश की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। ये चिंताएं देश के युवाओं की हैं, उनके भविष्य को लेकर हैं। इस आंदोलन की शुरुआत सीजेआई के उस टिप्पणी से शुरू हुई जिसमें कुछ छात्रों को लेकर के कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये चिंगारी सिर्फ परीक्षा पेपर लीक तक सीमित नहीं रही। इसने युवाओं की उन तमाम चिंताओं को उजागर कर दिया जिसमें रोजगार भी शामिल, शिक्षा भी शामिल, परीक्षाओं की विश्वसनीयता शामिल, जवाबदेही शामिल है और भविष्य की सुरक्षा भी शामिल है, जिसे सरकार समझ नहीं पाई। सरकार युवाओं के भीतर उबल रहे गुस्से को समझ नहीं पाई। कई वर्ष लगे बीजेपी को यहाँ तक पहुँचने में, मजबूत संगठन बनाने में और 22 राज्यों में सरकार बनाने में। राजनीतिक दबदबे को कायम रखने के लिए बीजेपी को उस फॉर्मूले को अब ढूंढना होगा जो इस तरह की चुनौतियों से निपट सके। हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चल रही बीजेपी घर के बच्चों के मन की बात नहीं समझ पाई। हालांकि पेपर लीक और बेरोजगारी कई सालों से देश में है। हमारी और आपकी पीढ़ी के लोग हैं और हमसे भी पहले की जो पीढ़ी के लोग हैं वो भी इन सब चीज़ों से जूझते रहे हैं। आज के बच्चों के लिए तो फिर भी बहुत सारे रास्ते हैं उनके लिए। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको अभी भी नौकरी मिल जाती है। वहाँ पर बहुत सारी शिक्षा की पद्धति अलग अलग तरह की हो गई, बहुत सारे कोर्स ऐसे आ गए कि उतनी बेरोजगारी वो नहीं जो 80 और 70 के दशक के लोगों ने जो देखी थी। उस समय की फिल्में भी गवाह हैं इस बात की। लेकिन ये जेनजी हैं, इनको तुरंत जवाब चाहिए। इसलिए कॉकरोच आंदोलन में हजारों युवा शामिल हो गए और अचानक स्थिति बदल गई। सरकार को भी बैकफुट पर जाना पड़ा। ये कहना अभी मुश्किल होगा कि युवाओं का ये गुस्सा कितने समय तक कायम रहेगा, किस मुद्दे पर फिर ये नाराज हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी का पहले वाला अजेय आत्मविश्वास अब बेचैनी में बदलता दिखाई दे रहा है। पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जेनजी
के जो प्रदर्शनकारी थे, जिस तरह से अराजकता वहाँ देखने को मिली, तोड़फोड़ हिंसा देखने को मिली, वो हमारे देश में नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल सही समय पर सही डिसीजन लिया। जो विपक्ष चाह रहा था वो हो नहीं पाया। राहुल गांधी ने बार बार आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि विपक्षी नेताओं को पैसे दो, पद दो, दूसरे लाभ दो और पार्टी में शामिल कर लो। जो नेता इनकार करते हैं उनकी जांच बिठा दो, कानूनी कार्रवाई कर दो, लंबे मुकदमों में फंसा दो। वहीं अगर बात करें जो नेता पाला बदल लेते हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले वापस ले लिए जाते हैं। तो राहुल गांधी चूंकि विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो जाहिर है वो सरकार पर सवाल उठाएंगे, लगाना भी चाहिए, लेकिन सरकार को भी दाद देनी पड़ेगी कि देश जलने से बचा लिया। जिस तरह की अराजकता दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिल रही थी, दूसरे शहरों से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग इकट्ठे हो रहे थे और एक बहुत खराब माहौल बनने की उम्मीद जो जताई जा रही थी, जो लोगों को दिख नहीं रहा था लेकिन हो रहा था पीछे से, और सरकार ने उसे भांप लिया और सही समय पर डिसीजन लिया। छात्रों के संसद और दूसरी सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की आशंका को देखते हुए सरकार ने सेंट्रल नई दिल्ली के बड़े बड़े इलाकों में, मेट्रो स्टेशनों पर गाड़ियों में एंट्री बंद करा दी। अगर पाबंदियां ना होती तो न जाने कितने प्रदर्शनकारी दिल्ली में जमा हो जाते। कुछ लोगों का अनुमान है ये संख्या 1 लाख से ऊपर जा सकती थी। आंदोलन की गूंज दिल्ली राजधानी से बाहर कई शहरों तक पहुंच गई। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन इसी तरह से हुआ था। 2014 के बाद से ध्रुवीकरण बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक मजबूत आधार रहा। इसी के जरिए पार्टी ने कई राज्यों में सफलता हासिल की। 2 ही मुद्दे थे, विकास का मुद्दा सबसे पहले और दूसरा हिंदुत्व का मुद्दा। पंजाब में भी बीजेपी लंबे समय से अकाली दल की सहयोगी रही है, लेकिन अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 38.5% तक है। पार्टी का आकलन है कि हिंदू वोटों का 3/4 हिस्सा और कुछ सिख डेरों का समर्थन अगर हासिल कर सकती है, अगर बाकी वोट अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अमृतपाल सिंह जैसे उग्रवादी तत्वों के बीच 4 हिस्सों में बंट जाते हैं, तो बीजेपी की जीत यहां संभव हो सकती है। इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या जैसे भावनात्मक मुद्दों को चुनावी लाभ में बदलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन कॉकरोच आंदोलन ने अचानक से राजनीतिक बहस की पूरी दिशा ही बदल दी, राजनीतिक रणनीति बदल दी। सार्वजनिक बहस धार्मिक पहचान नहीं बल्कि शासन, रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर के होने लगी है। अब यही केंद्र की चिंता भी हो गई है। हिंदुत्व की राजनीति में चुनावी गणित लगातार उसके पक्ष में जाता दिखा, जबकि विपक्ष अपने नेताओं और फंड को बचाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा। हालांकि सरकार को तो देखिए कुछ होने वाला नहीं है, जैसे चल रही है चलती रहेगी। कैबिनेट में बदलाव पहले से ही तय थे, भले ही अभी सूची जारी न की गई हो, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना तय है। मॉनसून सत्र में कितने बिल पास हो जाते हैं, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है, पर इतना जरूर है कि सरकार को और सभी दलों को अपनी रणनीति अब नए सिरे से बनानी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, और क्या करना चाहिए सरकार को, और क्या सोचना चाहिए बाकी के दलों को? कोई आइडिया हो तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।